Yes, sir. Good evening to you all. कल हमने विस्तार से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसे बदल रहा है, मैंने इसकी चर्चा की थी आपके साथ। और एक कोटेशन के जरिए आज की चर्चा को मैं शुरू करना चाहूँगा। यह ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते, यह ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते, हरि नाम रख छोड़ा है पुजाने के वास्ते। हाथ केवल चलाते रहिएगा। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे, मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है वेस्ट में, यूरोप में, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पृष्ठभूमि में, और यह प्राइमरली अगर आप देखें तो जो नेशन स्टेट की संकल्पना है वो किस तरह से क्लास इंटरेस्ट को रिड्रेस करती है। हाथ चलाते रहिएगा। सवाल उठता है जो न्यूली इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, न्यूली इमर्ज्ड कॉरपोरेट्स थे, न्यूली इमर्ज्ड कैपिटलिस्ट थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पृष्ठभूमि में जिस उद्योगपति पूंजीपति वर्ग का आविर्भाव होता है, जिन आधुनिक कॉरपोरेट्स का आविर्भाव होता, उनके लिए राष्ट्रवाद क्या है, उनके लिए नेशनलिज्म क्या है, उनके लिए नेशनलिज्म उनकी बाजार संभावनाओं के विस्तार का माध्यम है। उनके जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट की जो बाजार संभावनाएं हैं, उन बाजार संभावनाओं के विस्तार का माध्यम उनके लिए है। वे उसकी मार्केट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए नेशनलिज्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और नेशनलिज्म के सहारे हुए जो है एक्सटर्नल मार्केट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आज भी अगर आप जाकर के देखें, चाहे इंडिया फर्स्ट की बात की जाए, चाहे अमेरिका फर्स्ट की बात की जाए, उसके पीछे प्रेरणा क्या है? आपको नहीं लगता कि इंडियन कॉरपोरेट क्लास का इंटरेस्ट इंडिया फर्स्ट की बात करने के लिए उत्प्रेरित करता है, अमेरिकन कॉरपोरेट क्लास के इंटरेस्ट अमेरिका फर्स्ट की बात करने के लिए उत्प्रेरित करते? नहीं, क्योंकि ये इंटरेस्ट उनको अमेरिका फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट, उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उस बिजनेस इंटरेस्ट के लिए बेटर सूटेड है। नहीं, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के सहारे अगर आप देखें,
वे डोमेस्टिक मार्केट में भी आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन की पृष्ठभूमि में डोमेस्टिक मार्केट में भी अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश में लगे हैं और आउटसाइड द कंट्री अपने बिजनेस के एक्सपेंशन की कोशिश में भी वो लगे हुए हैं। एक थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्यों कहा यह ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते। आज का न्यूज अगर पढ़ेंगे, अमेरिका के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने खुलासा किया है एलन मस्क के बारे में, ठीक है, और थोड़ा सा रुक करके समझिए, क्योंकि मुझे लगता है 3 से 4 दिन और हमारे पास हैं जिसमें मैं अपने तरीके से चीजों को लेके बढ़ सकता हूं, ठीक है। शायद 4-5 के बाद, आफ्टर 4 या 5 के बाद फिर वो मौका ना मिले, क्योंकि फिर चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के दबाव होंगे। मतलब एलन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में एंट्री कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। कॉरपोरेट्स के बीच से कई लोगों को लाया गया है कैबिनेट में, नहीं। और अगर आप देखें, जैसे हमने आपके साथ चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनलिज्म की चर्चा की इंडियन कंटेक्स्ट में, जिस तरह से हमने आपके साथ चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनलिज्म की चर्चा कल हमने की ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो डेमोक्रेसी का भी तो नेचर डायनामिक है, नहीं। एक फ्रेज यूज होता था क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो पॉलिटिशियंस इन पावर और कॉरपोरेट्स की साठगांठ, उन दोनों के कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में भी क्रोनी कैपिटलिज्म टर्म ही यूज होता है, ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो ये साठगांठ तो अब पीछे छूट रहा है। अब तो देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, कॉरपोरेट्स हैं, अब उनकी शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो रही है। अमेरिकन डेमोक्रेटिक फेनोमेनन जो है वह इसी की ओर इशारा कर रहा है। नंबर 2, ये तो बात मैंने की, मतलब नेशनलिज्म का जब इमरजेंस होता उस समय की भी बात हम कर रहे हैं और अभी के कंटेक्स्ट में। लेकिन क्या केवल मार्केट एक्सपेंशन के लिए नेशनलिज्म का सहारा लिया गया? नेशनलिज्म के सहारे अगर आप देखें तो अनटैप्ड रिसोर्सेज तक भी पहुंचने की कोशिश की गई। उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचने की कोशिश की गई जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया में पिछड़े हुए थे। नेशनलिज्म ने कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करते हुए वह अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाई जिसका इस्तेमाल करके वे इजी टर्म एंड कंडीशन पर रॉ मटेरियल हासिल कर सकते थे। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो वह है नेशनलिज्म के सहारे
उनके चीप लेबर तक पहुंचने की कोशिश की गई, सस्ते श्रम तक पहुंचने की कोशिश की गई। और अगर इस कंटेक्स्ट में बात करूं तो बेसिकली देखें, नेशनलिज्म के सहारे जो है रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और मार्केट, उनके बीच के जो डिस्टेंसेस थे उस डिस्टेंसेस को मिनिमाइज करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का प्रयास किया गया। रॉ मटेरियल जहां है, अगर प्रोडक्शन सेंटर वहीं पर है और मार्केट भी उसके करीब है और वहां पर चीप लेबर भी उपलब्ध है, तो ओवरऑल अगर आप जाकर के देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना जो है वह मैंने प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन में सहायक बन करके आएगा। और इतना ही कंटेक्स्ट नहीं है, जब आगे इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे, मतलब फेज दिखेगा। पहले वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं, नहीं, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी नेशनलिज्म के सहारे दूसरे देशों तक पहुंच करके उसके रिसोर्सेज तक पहुंच को सुनिश्चित कर रहे हैं, मार्केट तक पहुंच को सुनिश्चित कर रहे हैं, उसके चीप लेबर तक पहुंच को सुनिश्चित कर रहे हैं, और उस इकोनॉमी को जो है मदर कंट्री की कंप्लीमेंट्री इकोनॉमी के रूप में, सबऑर्डिनेटेड इकोनॉमी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मदर कंट्री की सबऑर्डिनेटेड इकोनॉमी के रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, मदर कंट्री की सबऑर्डिनेटेड इकोनॉमी के रूप में यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मतलब उनको कंप्लीमेंट्री एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में तब्दील कर दे रहा, फूड ग्रेन के सप्लायर के रूप में तब्दील कर दे रहा है, रॉ मटेरियल के सप्लायर के रूप में तब्दील कर दे रहा है। और वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो दरअसल नेशनलिज्म जो है कॉलोनाइजेशन का आधार तैयार कर रहा है, कॉलोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का आधार तैयार कर रहा है मदर कंट्री के इंटरेस्ट में, मदर कंट्री के कॉरपोरेट्स के इंटरेस्ट में। नहीं, सेकेंड फेज में अगर आप देखें तो ग्लोबलाइजेशन के सहारे क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन के सहारे क्या किया गया, जो हमने इक्वेशन रॉ मटेरियल जहां उपलब्ध है, प्रोडक्शन सेंटर जहां उपलब्ध है, चीप लेबर जहां पर उपलब्ध है और बाजार जहां पर उपलब्ध है, नहीं, तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। और जरूरत पड़ने पर देखें नेशनलिज्म को दरकिनार भी किया गया ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, लेकिन अपने नेशनलिज्म को दरकिनार नहीं किया गया। हमारा इंटरेस्ट जिन देशों के से संबद्ध है उनके नेशनलिज्म को दरकिनार करके ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने की कोशिश की गई। और इसीलिए मैं कहता हूं नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन दोनों के इंटर रिलेशन को आपको समझना होगा। दरअसल ग्लोबलाइजेशन जो है और नेशनलिज्म जो है, इसके इंटर रिलेशन को देखें तो इसका इंटर रिलेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन नेशनलिज्म को जो है निगेट नहीं करता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की संकल्पना जो है राष्ट्रवाद की संकल्पना को खारिज नहीं करती, बल्कि ग्लोबलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही नेशनलिज्म को सेंटिमेंट करता हुआ आता। तो दोनों के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है। दूसरा बिंदु, जो आपको पॉलिटिकल क्लास है, जो आपको रूलिंग क्लास है,
नेशनलिज्म उसके इंटरेस्ट को कैसे सर्व कर रहा है, उसके हित कैसे सध रहे, नहीं तो वह दो तरीके से नेशनलिज्म को साध रहा है। क्या? नंबर 1, वह अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के एक्सपेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, वह नेशनलिज्म का इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है? नेशनलिज्म के सहारे वह अंतर विरोधों को साधना चाहता है, अंतर विरोधों का प्रबंधन चाहता है। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनलिज्म के नाम पर वह क्या चाहता है? वह अपने विरोध को कम करना चाहता है, विरोधियों को चुप करवाना चाहता है। एग्जैक्टली वो चाहता है नेशनलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर लोग सरकार के पक्ष में खड़े हों, उसकी नीतियों के पक्ष में खड़े हों, सत्ता के पक्ष में खड़े हों। और इसलिए हमेशा देखें, नेशनलिज्म में किसके इंटरेस्ट को साधता है, किसके इंटरेस्ट के लिए सपोर्टिव है? पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, जो रूलिंग क्लास है, वो उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करने में सहायक है। नहीं, आज अगर आप जाकर के देखें, हर जगह कहीं पर भी विरोध को दबाया जा रहा है नेशनलिज्म के नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर। ये रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में। तो हर पार्टी अपने हिसाब से नेशनलिज्म को इंटरप्रेट करती है। ऐसा नहीं है क्या? हाँ, यही नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं, क्या जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल भरे परे आपको मिलेंगे। याद करें, पहले दिवाली जब भी करीब आती थी, बाइकॉट चाइना अभियान शुरू हो जाता था शुरू में, ठीक है? अब होता है बाइकॉट चाइना की बात भारत में अब होती है? क्यों नहीं होती है? कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। नहीं, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, क्या वो आज बाइकॉट चाइना की बात करता है? क्यों? क्योंकि उस रूलिंग क्लास और रूलिंग पार्टी की जो फंडिंग सोर्स हैं, बाइकॉट चाइना का कॉन्सेप्ट उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है। और बार बार मैं कहता हूं, बनिया किसी का दोस्त नहीं होता, बनिया किसी का दुश्मन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसको समझने की जरूरत है, ठीक है? जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी, जिस तरह की खबरें आती हैं, ये खबरें सूत्रों के हवाले से ही आती। तो अडानी ने कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली नेता के सहारे राहुल गांधी को अप्रोच करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि वे इस यात्रा की फंडिंग करना चाहते हैं।
और एक बात बार बार मैं भी कहता हूं, और दो बातें मेरी कंट्राडिक्टरी हैं, समझिएगा। मैं कहता हूं कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए राहुल गांधी जिम्मेवार है, इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि राजनीति में भले लोगों के लिए जगह नहीं है और जनता को भले लोग नहीं चाहिए, ये एक फैक्ट है। जनता को कौन चाहिए? राजनीति में कौन चलेंगे? जो साथी रहे वही चलेंगे, भले लोग के लिए जगह नहीं है। अधिक से अधिक कीजिएगा तो उस भले लोग पर 2 अक्टूबर पर एक फूल चढ़ा आइएगा। आप तो फूल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो पुतला को गोली मारिए, समझे। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि मुझे यह लगता है और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर करेंट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरीके से लड़ा जा सकता है तो वो राहुल गांधी का ही तरीका है, अगर वो संभावना भी होगी, कम से कम अब तक जो चीजें प्रदर्शित हो रही हैं। तो पता चला कि राहुल गांधी ने उस ऑफर को भी ठुकराया और जो प्रभावशाली नेता थे उनको भी साइडलाइन किया, नहीं। तो यह समझने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है, जो एक लाइन हमने यूज किया कि जो बिजनेस क्लास है उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, उसके लिए बिजनेस इंटरेस्ट प्राइम होता है और वो बिजनेस इंटरेस्ट जहां से फुलफिल हो। और मुझे लगता है राहुल गांधी का प्रस्ताव ठुकराना भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है, बशर्ते वो चीजें आगे कंटिन्यू करे, कांग्रेस के पावर में आने के बाद कंटिन्यू करे। शुभ संकेत इसलिए है क्योंकि पिछले 3 दशकों से ये डिफरेंसेज जो था ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज, उसका डिसअपियरेंस दिखता है भारतीय राजनीति में। और भारतीय राजनीति में ही डिसअपियरेंस नहीं दिखता, बल्कि ये डिसअपियरेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, ये ग्लोबल फिनोमेनन है। ये डिसअपियरेंस आपको डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच भी अमेरिका में दिखता है, भारत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखा, ब्रिटेन में चले जाए तो लेबर पार्टी और दूसरी कौन सी है, कंजर्वेटिव, उनके बीच ये दिखता है। और ये चिंता की बात थी, नहीं। अब आप सोच करके देखें, मुझे अभी भी ध्यान है जो बिडेन जब अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो यह माना गया कि उनकी जीत में चीन की अहम भूमिका है, क्योंकि चीन के साथ उनका क्लोज कनेक्शन था। और अभी एलन मस्क के बारे में आज पढ़ा है कि एक और अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन फर्स्ट की बात करते डोनाल्ड ट्रंप, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। दूसरी ओर उनके कैबिनेट में वह व्यक्ति शामिल है जिस व्यक्ति ने चाइनीज पब्लिक सेक्टर बैंक से 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बोरो किया है। अब समझिए ये कैसा नेशनलिज्म है, ये कैसा नेशनलिज्म है, नहीं। हमारी सरकार का पैट्रोनेज है अंबानी और अडानी की, नहीं। हमारी सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलती, नहीं। लेकिन अगर आप जाकर के देखें पाकिस्तान के साथ जो भारत के बिजनेस रिलेशन है, उस बिजनेस रिलेशन को जो लीड कर रही है कंपनी, उसमें अंबानी और अडानी कितने बड़े स्टेक होल्डर हैं। चीन के साथ जो हमारे बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं आज के डेट में करीब करीब 125 बिलियन 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हमारे
सालाना ट्रेड है, वहां पर लीडिंग पोजीशन देखें भारतीय कॉरपोरेट्स में अंबानी अडानी का है या नहीं, और वो उस बिजनेस के कितने परसेंट, उस बिजनेस में उनका कितना परसेंट शेयर है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, नहीं तो जब आज से 4 साल 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 5 साल से ज्यादा हो गए, जैसे बाइकआउट चाइना की बात सामने आई ना, डंडा चला और ऊपर से लेकर के नीचे तक के जितने बीजेपी के नेता थे चुप हो गए। अब तो घोर से घोर भक्त भी बाइकआउट चाइना की बात नहीं करते। तो इस चीज को समझिए, जो इंडिया में मस्कुलर नेशनलिज्म जो है, जो इमर्ज कर रहा है, उसके निशाने पर माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उसके निशाने पर पाकिस्तान है। स्मॉलर नेबरिंग कंट्री उसके निशाने पर है। और अल्टीमेटली जाकर के देखें, नेबरिंग कंट्री के साथ भारत के संबंध इसी मस्कुलर जो नेशनलिज्म है, इसके कारण हमारा संबंध जो है रसातल में पहुंचता जा रहा है। मतलब फ्रैंकली मैं कहता हूं, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध जिस बॉटम पॉइंट पर हैं, कम से कम हमने अपने होश में नहीं देखा। इक्के दुक्के के साथ खराब होते रहे। तो यह चीज समझने की जरूरत है। मैंने आपको रेफरेंस के साथ कहा था, मैंने आपको रेफरेंस के साथ ये बात की थी कि अगर आप जाकर के देखें, जब हिलेरी क्लिंटन की हार हुई थी, ट्रंप जीते थे, तो अगर मैं सही हूं तो रशियन हैंड की बात सामने आई थी। रशियन हैंड की बात आई थी और यह माना गया था कि ट्रंप को पुतिन का समर्थन प्राप्त है, और वहां से सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप पैसा भी पंप हुआ है और ट्रंप को सपोर्ट भी किया गया है। अब समझिए, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत। ये दो, तो हमने बिजनेस क्लास की बात की, हमने पॉलिटिकल क्लास की बात की। तीसरा क्या आता है? मिडिल क्लास। नहीं, ठीक है। या मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को कैसे सूट करता है? हमेशा ध्यान रखें, मैंने चर्चा की थी कि नेशनलिज्म जो है के कंटेक्स्ट में हमने दो फ्रेज का यूज किया था। इट इज ए मॉडर्न फेनोमेनन एंड इट इज ए मिडिल क्लास फेनोमेनन। जो मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा है, कर रहा था, आज मोदी जी का डाई हार्ड सपोर्टर कौन है? अगर आप मनमोहन सिंह जी के डेथ के बाद आप पढ़ेंगे तो आलेख के भरमार न्यूज़पेपर में मिलेंगे। पढ़ा है? अगर इंडियन इकोनॉमी को समझना चाहते तो 15 दिन का समय लगे उन आलेखों से गुजरे। निबंध में भी वे आलेख हेल्पफुल होंगे और वे आलेख जीएस में भी हेल्पफुल होंगे। अब मैं तो कह ही नहीं सकता आपसे, अरे हिंदी वाला नहीं, समझे, हिंदी वाला नहीं, क्योंकि अगर हिंदी वाले अखबारों की बात करेंगे तो विभत्स स्थिति दिखाई पड़ेगी। कीर्तन और भजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिहार में अभी सबसे अधिक चर्चा में कौन सी घटना है? बतलाइए, किस विषय पर सबसे अधिक अभी चर्चा हो रही है? एक तो ये अपने वाला है और दूसरा
सरकार कब पलटेगी? ओह पलटेगी वो तो नहीं, वो अलटना पलटना कोई बड़ी चीज थोड़े है। नहीं देखिए ना, कांग्रेस और लेफ्ट के एमएलए मार्च, राजभवन मार्च कर रहे हैं और भतीजा जो है चाचा के प्रति जो है अपने कमिटमेंट को शो कर रहा है। नहीं, हाँ भाई चाचा क्या भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, तो आप सबसे अधिक चर्चा छात्र आंदोलन की हो रही है और फिर मैं कह रहा हूं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि उसके रैशनल्स क्या है। आप जाकर के देखें उस छात्र आंदोलन को, हिंदी मीडिया कितना कवरेज दे रही है और फर्स्ट पेज पर उसके लिए कितनी जगह है। पिछले 15 दिनों से उस उठाइए हिंदी के सारे बिहार से जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं उनमें जाकर के देखें फ्रंट पेज पर उसके लिए कितनी जगह है। एक तो देखेंगे फ्रंट पेज की परिभाषा बदल चुकी है, समझे। आज भी देख रहा था, कल वाला देख रहा था, आज की पर तो नजर नहीं पड़ी। ठीक है, फ्रंट पेज का मतलब वो 5वें पेज से शुरू हो रहा है, 2 पेज विज्ञापन है, समझे। और इतने छोटे कॉलम में जो है, इतने छोटे कॉलम में फ्रंट पेज पर भास्कर हो या प्रभात खबर, 2 न्यूज़पेपर ऑफिस में आता है, इतने छोटे कॉलम में इसकी चर्चा है। जबकि जिसको फ्रंट पेज जो दिख रहा है पूरे नीतीश जी छाए हुए हैं। बतलाइए कहां से आप लोग दैनिक भास्कर मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते ना रहिए, बाइकॉट दैनिक भास्कर करते रहिए, बाइकॉट प्रभात खबर करते रहिए, आपकी करने से क्या होगा। अरे भास्कर नहीं लीजिएगा, जागरण लीजिएगा, जागरण नहीं लीजिएगा, प्रभात खबर लीजिएगा, वो नहीं लीजिएगा, हिंदुस्तान लीजिएगा, यहां तक सबकी स्थिति कमोबेश एक सी है। तो अगर आप जाकर के देखें तो न्यूज़पेपर में जो चीजें आई हैं कि मनमोहन सिंह ने जिस नव आर्थिक उदारवादी नीतियों को इंट्रोड्यूस किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, उन न्यू इकोनॉमिक लिबरल पॉलिसीज ने एक सोशल फिनोमेनन को जन्म दिया। और जन्म देना कहना शब्द उचित नहीं है, उसने मध्य वर्ग के उभार की प्रक्रिया को तेज किया। मध्य वर्ग तो पहले से मौजूद था, मध्य वर्ग के उभार की प्रक्रिया को तेज किया। और पिछले 3.5 दशकों के दौरान अगर आप देखें तो मध्य वर्ग का तेजी से एक्सपेंशन होता। नहीं, और ये मध्य वर्ग क्या है? भारी अपॉर्चुनिस्ट। नहीं, आज यही मध्य वर्ग किसके साथ खड़ा है? मोदी जी के साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? मतलब रीजन समझे। जब तक रीजन नहीं समझेंगे, नेशनलिज्म के रियल कैरेक्टर को आप नहीं समझेंगे। आज ही कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, नहीं, और लगातार एक लंबे अंतराल के बाद इस पर चर्चा सुनी है। मतलब अटल जी की मौत मेरे ख्याल से 2016 में हुई थी या 17, मेरे ख्याल से चुनाव के पहले हुई है, 19 के चुनाव के पहले। तब ना लोटा में अस्थि लेकर ये, अच्छा 18 में हुई, अच्छा हाँ,
तब ना लोटा में अस्थि लेके पूरे देश में घुमाया गया। ये कांग्रेसी बेवकूफ़ ये रह गए, उनको भी कम से कम जो है सरदार की अस्थि नहीं कहीं तो बिहारी में घुमाना चाहिए था। समझे? इसलिए नहीं कहते हैं ये लोग बाकल हैं। तो अगर आप देखें तो अटल जी के बाद स्टेट्समैन शब्द का प्रयोग पहली बार सुना है। उसके पहले सुना था नरसिम्हा राव के समय बारे में भी, कि रियल सेंस में नरसिम्हा राव स्टेट्समैन थे, और ये बातें सही भी हैं। तो जो चर्चा आई तो उसमें चर्चा ये आई कि मनमोहन सिंह अमेरिका के विजिट पर गए, समझे, या तो मनमोहन सिंह को जॉर्ज बुश जूनियर ने जब छोड़ने आए तो उन्होंने श्याम सरन अमेरिका में ये थे, तो श्याम सरन जी से उन्होंने कहा, जॉर्ज बुश ने, कि देखिए मनमोहन सिंह जी हमारे अच्छे मित्र हैं, इनका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। हमारे अच्छे मित्र हैं, इनका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। यद्यपि बेचारे को कभी जो है लपक करके गले नहीं मिलते देखा, उस ऊर्जा और उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जो है जहां जाते हैं ना लपक के गले मिलते हैं। और उसको गले मिलना नहीं कहते, उसको गले पड़ना कहते हैं, समझे। और जब आप किसी के गले पड़ते हैं तो उच्च विशेष आप समझदार हैं। तो अगर आप जाकर के देखें, अगर आप देखें तो आप एनआरआई से बात करें तो एनआरआई का लार्जर चंक जो है मोदी मोदी करता दिखाई पड़ता है, मोदी मोदी करता दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है टैगोर तक पहुंचना, ध्यान रखिएगा, और उसी का जाल बिछा रहा हूं। वो क्लास आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा था, और पिछले 3-3.5 दशकों के दौरान उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ा है एनआरआई का, वो जहां पर भी मौजूद है, इकोनॉमिक क्लॉट बढ़ा, धीरे धीरे उसका पॉलिटिकल और सोशल क्लॉट भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके पहले तक अगर आप जाकर के देखें तो एनआरआई के साथ या जो पीआईओज के साथ था, वो इंडिया का कनेक्ट जो है वो डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट था। इसके अपने फायदे थे, इसके अपने घाटे थे, और इसके जरिए मदर कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट, नेशनलिज्म, और वे जिस देश में रह गए हैं वहां के नेशनल सेंटिमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश की गई। और लगातार हमने मैसेज दिया कि उनका पहला कमिटमेंट किसके प्रति होना चाहिए, वे जिस देश में रह रहे हैं, नहीं। लेकिन 2014 से अब तक देखें तो 2014 से अब तक जो है ये चीजें बदलती दिखाई पड़ेंगी। उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो लगातार उनके बारे में बोल रहा है। तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वो जो जिस आइडेंटिटी क्राइसिस से वो जूझ रहे थे, उन्होंने उससे बाहर निकलने के लिए खुद को इनसे कनेक्ट किया और इन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश की, और आज उनके बीच देखें पॉपुलैरिटी, लेकिन इसकी कीमत क्या है। 2014 के पहले अगर आप जाकर के देखें तो भारत के बाहर जो इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी थी, वो नेशनल आइडेंटिटी साउथ एशियन रीजनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती थी।
आप कह सकते हैं ये एक कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी थी, नहीं? और यह जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी थी, उस सब कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी से साउथ एशिया के अदर कंट्री भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो श्रीलंकन हो या अन्य देश के हो, वे लोग उससे कनेक्ट करके प्राउड फील करते थे, गर्व महसूस करते थे। ठीक है, भारत में रहते हुए भारत पाकिस्तान के बीच जितने डिफरेंसेज हों, लेकिन भारत के बाहर आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं तो भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच जो भाईचारा दिखेगा, जो नजदीकियां दिखेगी, जो करीबी दिखेगी, वो हतप्रभ करने वाली नहीं। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? इस इंडियन सब कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी में दरार उत्पन्न होता है। और केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी में दरार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि अगर आप जाकर के देखें तो इंडियन नेशनल आइडेंटिटी में भी दरार उत्पन्न होता है। इंडियन नेशनल आइडेंटिटी में अगर आप जाकर के देखें तो कम्युनल लाइन पर डिवीजन आपको दिखता है। यह डिवीजन वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ आता, और इसलिए अगर आप जाकर के देखें एक शार्प डिवीजन आपको दिखेगा। वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा में शार्प डिवीजन दिखेगा, कम्युनल डिवीजन। एक वर्ग है जो मोदी के सपोर्ट में खड़ा है, दूसरा वर्ग है जो उनके विरोध में खड़ा है, और ये डिवीजन जो है कम्युनल और सेकुलर लाइन पर है। सर इसमें जो कम्युनल लगते हैं उसका सर डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो अपने यहाँ तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उस सब वैसे ये लाइन हमने उसी डबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके न कहा यह ढोंगियों का है खाने के वास्ते, हर इनाम रख छोड़ा है पुजाने के वास्ते। इसीलिए हमने उसी डबल स्टैंडर्ड की ओर इशारा किया, और इस चीज को समझने की जरूरत है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, और आप गौर करें, याद करें नेपाल में जब भूकंप आया था, भारत पहला देश था जिसने वहां राहत सामग्री भेजी थी, और 48 घंटे के अंदर भारतीय टीम को बैरंग वापस आना पड़ा, क्योंकि पूरे भारत में सोशल मीडिया में भारत माता को नेपाल रूपी बच्चे को गोद में लेके नहीं। तो कल जो हमने रेफर किया था, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हम कहीं से आए नहीं, हमारा घर था यही। जो इंडियन नेशनलिज्म में डिफेंसिव इन नेचर था नेशनल मूवमेंट की लिगेसी के कारण, और जहां पर अदर नेशन अदर नेशनलिटी के प्रति सेंस ऑफ रेस्पेक्ट था, वो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट गायब होता दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए 16 साल की बच्ची लियोना जब बेंगलोर के स्टेज से भारत जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता, उसके अगेंस्ट सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं 16 साल की उस बच्ची के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो नया फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज कर रहा है, उसके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत मुर्दाबाद एक्सेप्टेबल नहीं हो तो यह बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिसको इस बात की परवाह नहीं है, जिसको इस बात की परवाह नहीं है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि एंटी इंडिया स्लोगनरिंग उसको सेडिशन
के तहत कार्यवाही का आधार नहीं बनाया जा सकता। तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक इस तरह की चीजें इंस्टिगेशन टू वायलेंस की ओर नहीं ले जाती और उसका ठोस प्रूफ होना चाहिए। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा इंडियन नेशनलिज्म में। नहीं तो ये तो हमने मतलब एनआरआई के कंटेक्स्ट में बात की, वो उसके कंटेक्स्ट में ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है। अगेन अगर आप देखें मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को यह नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कैसे सूट करता, आप गौर करें 19th सेंचुरी में मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर थे, नहीं, बहुराष्ट्रीय वंशवादी साम्राज्य थे। और ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर थे, अगर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर के कंटेक्स्ट में देखें तो जो मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा है वो अलग अलग नेशनलिटी का है। उसके लिए कब स्पेस क्रिएट होगा, जब मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर का डिसइंटीग्रेशन हो, तभी तो उसके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, तभी तो वह अपनी नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी को असर्ट कर पाएगा। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर है वहां पर रिलेशन क्या है, सब्जेक्ट जो है सबजुगेटेड पोजीशन में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी है, स्टेट बहुत पावरफुल है और स्टेट के आगे, मोनार्क के आगे सब्जेक्ट की कोई अहमियत नहीं है, राइट्स नहीं है उसके पास। नहीं तो अब अगर आप जाकर के देखें, मैंने कहा था नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के इंटर रिलेशन की बात की थी, और नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के इंटर रिलेशन की बात करते हुए हमने क्या कहा था, उनके इंटर रिलेशन की बात करते हुए हमने कहा था कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जो नेशन स्टेट हैं वे लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, उदार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रमोट करते हैं। नहीं, वहां लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात है, और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो वहां पर बात है, यह सेंस ऑफ एश्योरेंस है इस मिडिल क्लास के लिए। किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के इंटरफेरेंस के अगेंस्ट। यह उनके राइट्स को वैलिडेट करता है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो स्टेट कमजोर होगा और जो सिटीजन्स हैं, जो वहां के नागरिक हैं, उनका पोजीशन क्या होगा स्टेट के सापेक्ष? नागरिक का पोजीशन मजबूत होगा, उसके जो एस्पिरेशंस हैं, उसकी तो जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं के पूरे होने की संभावना क्या होगी? बढ़ेगी। बातें समझ में आई या कोई डाउट है? तो एक और आपने देखा
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के जरिए इंडिविजुअल्स के राइट्स को इंडोर्स किया जा रहा है, एश्योर किया जा रहा है। स्टेट के इंटरफेरेंस से उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, स्टेट के हाथों वायलेशन से उसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यही ना रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, यही ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो स्टेट के पावर को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और इधर नोबल क्लास जो है, रूलिंग एलाइट जो है, उनके भी पावर को क्या कर रहा है, उनके भी ऑथोरिटी को क्या कर रहा है, उनके प्रिविलेज को क्या कर रहा है, स्नैच कर रहा है। नहीं, दोनों से खतरा इस मिडिल क्लास को था, और मिडिल क्लास उस नोबल क्लास के समकक्ष पोजीशन की उम्मीद करता था। वो भी उस सम्मान का हकदार हो, वो भी उस भाईचारे का हकदार हो जो नोबल क्लास को मिला हुआ था। नोबलिटी की चाह ही इसमें थी। नहीं, और उधर जो है उसके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होगा नए स्टेट के क्रिएशन पर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस उसके लिए क्रिएट होगा, जो इकोनॉमिक स्पेस क्रिएट होगा, नहीं, और उसकी नेशनलिटी के लिए जो डोमिनेंस स्पेस क्रिएट होगा। आप इस चीज को समझें। मैं एक बात अक्सर कहता, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? प्रभुत्व की आकांक्षा। हर किसी को पावर और अथॉरिटी चाहिए, हर किसी को पावर और अथॉरिटी चाहिए, और वो पावर और अथॉरिटी के खिलाफ, उसके कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ तभी तक खड़ा है जब तक वह रिसीविंग एंड पर है। नहीं, जैसे आप जाइए, थोड़ा सा घर जाते हैं तो अगल बगल गांव में घूमिए, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, करने के लिए कह रहा, उन लोगों से मिलिए जो बेटी की बरतुहारी कर रहे हैं, उसके लिए लड़का तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं। जितनी मानवीयता, जितनी संवेदना की बात बरतुहारी से लौट करके वो करते दिखाई पड़ेंगे, आपको महसूस होगा कि अगर सबको ऐसा सोचने लगे तो समस्या ही नहीं रहेगी, समस्या ही नहीं रहेगी। समझे? लेकिन जब वही बेटे की शादी करने के लिए जाते, तब उनका चाल चरित्र और चेहरा देखिए। एक बार बीरबल, कुछ बात चली तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा कौन है? बोला हुजूर, लड़का का बाप। बोले बीरबल, ये तुमको साबित करना होगा। सबने चढ़ा दिया। देखते हैं ना, दरबारी संस्कृति। हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, और हिंदी में कहावत है, थूक करके चाटना। नहीं, जब तक महागठबंधन जी की सरकार थी, नीतीश जी के बारे में कितने उत्तम बोल थे उनके, वो सुन लीजिए। ये बात अलग है कि जब नीतीश जी सामने होते तो साष्टांग होते थे गिरिराज जी, जब अभी भी लालू जी सामने हो तो साष्टांग होते हैं, लेकिन जब आपको फेस कर रहे होते तब उनकी भाषा, और मैं गिरिराज जी की ही नहीं बात कर रहा, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। ठीक है, किस कंटेक्स्ट में बात किया था? हाँ, तो चढ़ा दिया अकबर को, जहां पनाह आपके रहते कह रहा है, लड़का का बाप बना।
अकबर ने कहा बीरबल तुमको साबित करना होगा, नहीं तो फांसी की सजा होगी। बीरबल ने कहा ठीक है जहां पना, 3 दिन का समय दिया जाए, गप कर लो दोनों, रंगा और बिल्ला की जोड़ी, रंगी और बिल्ली कर दो, रंगा वो जेंडर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हाहाकार मचा हुआ, क्या होगा क्या होगा। बीरबल गया घर, आराम से चादर तान के सोया, 2 दिन आराम किया। तीसरे दिन दरबार पहुंचा, बीरबल साबित करने के लिए तैयार हो? बोला जी हुजूर, बग्घी तैयार की जाए। दोनों चले, एक जो है झोपड़ी के आगे, मरैया के आगे जाकर के बग्घी रोकी गई, समझे। टूटी हुई खटिया पर लड़का का बाप था। जैसे अकबर को देखा, खड़ा होकर हाथ जोड़ के कांपने लगा। तो बीरबल ने समझाया देखो घबराओ नहीं, एक्चुअली ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करना चाहते हैं। बोला अच्छा अच्छा आइए बैठिए, समझे। अब कॉन्फिडेंस गेन कर गया, समझ। और जाकर के पैताने में नहीं बचा जिधर पैर रखा जाता था। चौकी में तो नहीं पता चलता है ना सामान्यतः कि पैर किधर होगा, और सिर के खटिया में तो बड़ा क्लियर होता है। हाँ, आरांच जिधर होता है उधर पैर होगा, और उसके जस्ट अपोजिट सिर होगा। तो खैर सारी चीज हुई। बीरबल ने कहा हुजूर देख लिया, जब तक इसको पता नहीं था कि आप अपने बेटे के रिश्ते के लिए आए हैं, तब तक ये आपके सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं था, थर थर कांप रहा था। और जैसे पता चला कि आप अपनी बेटी का रिश्ता इसके बेटे से करना चाहते हैं, ये नहीं। तो अगर यही चीज मैं कह रहा कि अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, तो आज यही मिडिल क्लास मोदी जी के साथ खड़ा है, कल यही मिडिल क्लास जो है मोदी जी के विरोध में भी हो सकता है, मोदी जी से ज्यादा देने वाला कोई मिल जाए, समझे। अब बेचारे के बस ही नहीं चल रहा है। अभी भारतीय राजनीति में इनके लकड़दादा भी मौजूद है, देख रहे हैं ना। 18-18 हजार रुपया पर मंथ ग्रंथी और इसको मिलेगा नहीं। अरे भाई तब जो दोगे चुनाव जीतने के बाद, अब क्यों नहीं दे रहे हो? अभी तो तुम ही सरकार में हो नहीं। कल मेरी वाइफ से बात हो रही थी, वो अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करती। बोली कि ऐसे गली वाले अंकल आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सिम्मी ऐसे ऐसे केजरीवाल की सरकार सबको 21 से 2100 रुपये देगी, तो तुम भी फॉर्म भर दो। बोली कि आप ज्वाइन करवा रहे हैं, तुम भी फॉर्म भर दो। बोले कि दिक्कत क्या है, भर दो। बोले ये 2100 रुपये के लिए हम, अब बोले बेवकूफ़ 2100 रुपये की बात नहीं है, 2100 रुपये पर मंथ की बात है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा, समझे। तो मैं जो कह रहा हूं, ये मिडिल क्लास किसी का नहीं है, ठीक है। जब कांग्रेस और मनमोहन सिंह का नहीं हुआ तो इनका कहां से होगा? तो खैर ये मैंने मिडिल क्लास के इंटरेस्ट की बात की, कैसे यह उसके इंटरेस्ट को सूट करता है, और चूंकि उसके इंटरेस्ट को सूट करता तो यह मिडिल क्लास नेशनलिज्म के टॉर्च बियरर के रूप में सामने आता। आप जाकर के देखें, भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव की आगे चर्चा होगी, तो भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव की प्रक्रिया को लीड किसने किया? इंडियन नेशनलिज्म के टॉर्च बियरर कौन होते? ये एजुकेटेड मिडिल क्लास। और उस एजुकेटेड मिडिल क्लास में भी जाकर के देखें किसकी भरमार आपको दिखाई पड़ती है? खानदानी वकीलों की भरमार दिखाई पड़ेगी, नहीं? ऐसे लोगों की भरमार दिखाई पड़ेगी। नहीं, रियल सेंस में कहिए तो
पत्रकार और वकील, वकील दो डोमिनेट ये दो डोमिनेट करते हैं। नहीं, पत्रकारों को लगता है हम किसी को बना सकते, किसी को बिगाड़ सकते। जो बातें मैं कह रहा था, एक हमारे मित्र, तो जब आप लोगों का एग्जाम हुआ, बापू परीक्षा केंद्र को लेकर बवाल हुआ, तो संयोग से उन्हीं का फोन आया था। हमने पूछा क्या भाई, क्या पोजीशन क्या लग रहा है? सर सब बदमाशी इन लोगों का है, कहीं पर कोई लीक की बात नहीं है, जो दिक्कत रही है बापू परीक्षा केंद्र में रही है। अगले 3 दिन तक लाइन, जब आप लोगों का आंदोलन शुरू हुआ, और आजकल जो है 1975 को रिपीट करवाने में लगे हुए हैं छात्र आंदोलन के पक्ष में। बोले ये होता है ना कल्टी मारना। जिंदगी में अगर कल्टी मारना आपने नहीं सीखा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेरी तरह बकबक करते रह जाएंगे, 2-4 लोग भी सुनने वाले नहीं मिलेंगे, समझे? आप लोगों की तरह कई निरीह लोग फंस जाएं तो मजबूरी हो जाती है, नहीं तो क्या अंश, समझे? तब जब प्रशांत किशोर जी का उस परसों वाला ये था, तो उसके एक दिन पहले आजकल मुझे बाहर कर दिया है उन्होंने पैनल से, क्योंकि पब्लिक का डिमांड था कि उनको बुलाना बंद कीजिए, समझे? और मैं उनके आइडिया में भी फिट नहीं बैठता था, समझे? वो करेला के कसैलेपन वाला स्वाद जो है ना, मेरी मौजूदगी उस स्वाद का एहसास एंकर को भी और दर्शक को भी करवाती थी। तो सुन रहा था, तो प्रशांत किशोर को महिमा मंडित उन्होंने करना शुरू किया और उनमें जेपी की छवि देखनी शुरू की। हर दिक्कत ये हो गई कि प्रशांत किशोर को भी भ्रम हो गया कि हम सही में जेपी गोलंबर पर बैठ करके अब अगले जेपी हम ही हो गए, समझे? ठीक है, लेकिन पुलिस की लाठी, मैं कहता हूं ना, मुझे पुलिस की लाठी से बड़ा डर लगता है। पुलिस की लाठी जो न करवा दे। तो अगर आप वहां पर जाकर के देखें तो इस चीज को बड़ी आसानी से आप समझ पाने की स्थिति में होंगे। ठीक उसी प्रकार सेपरेट बिहार मूवमेंट को किसने लीड किया? जो बिहार में एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा था, जो प्राइमरली कहें कायस्थ समुदाय से आता था और एलिट मुस्लिम कुलीन मुसलमान जो है, ये दोनों डोमिनेटिंग पोजीशन पर थे। बातें समझ में आई या नहीं? और आज भी अगर आप जाकर के देखें, आज भी अगर आप जाकर के देखें, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीयता के उभार की बात कर लें, उपराष्ट्रीयता के उभार की बात कर लें, क्षेत्रीयता के उभार की बात कर लें, वहां पर आपको यही मिडिल क्लास उस रीजनल सेंटिमेंट, उस सब नेशनल सेंटिमेंट, उस नेशनल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बातें मेरी समझ रहे हैं या नहीं? कुछ चीजों को आशीष गोपनीय ही रहने दो पब्लिकली। वैसे ही बहुत दुश्मन मेरे हैं, क्यों नए दुश्मन को खड़े करोगे? तो बातें समझ में आ रही हैं? ये लाइन छोड़ के जो बोला है उसको समझने की कोशिश मत कीजिए। अब आता हूं, अब है किसान और मजदूर। किसान और मजदूर, नेशनलिज्म उनके लिए क्या परोस रहा है? भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया हुआ करता था ना। अरे कुछ दिन की बात है, रुक जाओ ना। इंडियन इकोनॉमी जो है ना, अभी तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही है। अभी जो है ना, कांग्रेस के समय में 2.5 ट्रिलियन की ही इकोनॉमी थी, 2.4 शायद थी। ठीक है, देखो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, नहीं? ठीक है, अरे तो आप लोग हैं तो कभी तो आपकी शादी होगी या नहीं होगी? बोलिए,
ऐसा है, लड़का अब गढ़ा जाएगा जो, या लड़की अब गढ़ी जाएगी। अरे गढ़ा जा चुका होगा नहीं। तो इंडियन इकोनॉमी है तो कभी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, नहीं होगी? किसानों की आय कभी तो दोगुनी होगी, बोले कभी तो दोगुनी होगी किसानों की आय। 2022 में ना हो के 32 में हो या 42 में हो, नहीं। तो ये जो नेशनलिज्म ने क्या किया, फॉल्स प्राइड को एक्सप्रेस किया, और फॉल्स प्राइड को एक्सप्रेस करते हुए जो लोअर क्लास था उसके भीतर फॉल्स प्राइड को जन्म दिया, उसको प्रमोट किया। ठीक है, वो आज किस बात में खुश है? अरे साला देखो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, समझे? एकदम था, पापा ने वार रोकवा दी, साला मणिपुर हमसे नहीं संभल रहा है। एक फैक्ट है, मणिपुर हमसे नहीं संभल रहा है और हमारे मुंह में दही जमा हुआ है, हम कुछ बोलने कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पापा ने यूक्रेन में जाके वार रोकवा दी। ये जो फॉल्स प्राइड है, नेशनलिज्म के इस सेंटिमेंट ने इस फॉल्स प्राइड को स्प्रेड करने का काम किया, भारत में ही नहीं। अरे उस समय 19th सेंचुरी में ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, नो सनसेट इन ब्रिटिश अंपायर। सुन के चौड़ी छाती अंग्रेजों की हो जाती होगी, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। अरे हम सिविलाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं, नहीं, पूरी दुनिया का ठेका हमने लिया है, सबको सभ्य बनाएंगे, पीट पाट के ठोक बजा के, एशिया से अफ्रीका तक। मेरी बातें समझ में? लेकिन ये सबसे लोअर क्लास है, यह किसान और मजदूर का तबका है। ये जो किसान और मजदूर का तबका है वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि इस नेशनलिज्म ने रियल टर्म्स में उसे क्या दिया। क्या परोसा जा रहा है उसके सामने, कंक्रीट क्या उसे मिल रहा है, वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए है क्या, आप इस चीज को समझिए, वो जिंदगी की आपाधापी में इतना उलझा हुआ है ना, इतना उलझा हुआ है बेचारा कि उसके पास सोचने की फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, और वो ना सोचे, वो ये ना सोच पाए कि बाजार में टमाटर का क्या रेट है, बाजार में प्याज का क्या रेट है, बाजार में मटर का रेट क्या है, बाजार में आलू का रेट क्या है, चावल का रेट क्या चला गया, आटा का रेट क्या चला गया, वो नहीं सोचे। इसके लिए क्या कहा जाता है? अमिताभ बच्चन के ट्वीट को जाकर के देखें, 2014 के पहले महानायक रहे हैं, नहीं मतलब पहले बेचारे जाते थे, नहीं तो कार से जाते थे, 2 रुपया का पेट्रोल भरवा के लाते थे, पूछता था कितना दे दूं, तो 2 रुपये का दे दूं, 200 ml दे दूं। अरे आजकल जो है समझे, वो टंकी में, टंकी के साथ साथ एक, तो इस चीज को समझने की जरूरत है, कैसे उसको स्प्रेड किया जाता है। नहीं, खड़ा किया गया, ये जो न्यू फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज कर रहा है, उसके टॉर्च बियरर कौन है? अक्षय कुमार, जिन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप लिया है, वो इंडियन नेशनलिज्म के टॉर्च बियरर है।
शाहरुख खान नहीं हो सकते, सलमान खान नहीं हो सकते, अमिताभ बच्चन, जिनकी सिटीजनशिप कहाँ की हो कहाँ की पता नहीं, और कितने बार लिए होंगे, छोड़े होंगे टैक्स बचाने के लिए, भगवान जाने। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। जो काम नेशनलिज्म कर रहा था आज के कंटेक्स्ट में, आज वही काम हिंदू नेशनलिज्म कर रहा है। नहीं, अगर सोच करके देखें, जब नोटबंदी हुई थी तो सब खुश थे, सब खुश थे। हम इसलिए खुश हैं कि ऊपर वाला, समझे। मैं भी जहां जुड़ा हुआ था तो उन्होंने कहा कि सर पुराने कुछ हैं दे दो। हमने बोला नहीं सर, नया ही दीजिएगा, थोड़ा सा रुक के। टेंशन आपका है, हम अपने माथे का है ले, सिंपल सी चीज है, अपने टेंशन आप संभालिए। तो हर नीचे वाला इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम कितने दुखी हैं। हर नीचे वाला सोच रहा है हमारे ऊपर वाला कितना दुखी है, और वो पैसिव हैप्पीनेस। मतलब अभी भी मुझे ध्यान है, नोटबंदी के उसी समय में, मेरे ख्याल से मार्च महीने होंगे, मेरे मित्र के पिताजी गुजर गए। हाँ, मार्च में, समझे। और श्राद्ध में तो कैश की जरूरत होती है, समझे। तो जहां जहां से पॉसिबल होता 6-7 गो कार्ड लेकर के दलसिंहसराय से बेगूसराय तक, जिधर एटीएम दिख जाता रुक करके वहां से पैसे निकालते, और तब इस तरीके से चीजों को मैनेज किया गया। आज वही काम धर्म कर रहा है। नहीं, अच्छा चलो, जो कुछ भी हुआ, मुसलमानों को सैंत दिया ना, मजा आ गया, बहुत मन बढ़ गया था, बहुत मन बढ़ गया था। ये भी इमेजिनेटिव, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, ये भी इमेजिनेटिव। ये खासियत है, या तो एनिमी क्रिएट करेगा, या आर्टिफिशियल एनिमी जो है, जो माइनॉरिटी है उसको एनिमी के रूप में आइडेंटिफाई करेगा, या आर्टिफिशियल, या तो उसका फियर होगा, टेरर होगा, या आर्टिफिशियल फियर और टेरर को क्रिएट किया जाएगा। मतलब आज से इतने वर्षों के बाद हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे भारत में, और मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाएंगे, और भारत दारुल इस्लाम में तब्दील हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, आप जाकर के देखें, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट, प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट देखो उन्होंने कैसे कवर किया है, सेंसस से रिलेटेड रिपोर्ट का, सेंसस से रिलेटेड अनुमान का। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, और इसी के कंटेक्स्ट में आपको टैगोर के नेशन और नेशनलिज्म को आपको देखना है, इससे बाहर जाकर के नहीं, इसी के कंटेक्स्ट में चीजों को समझने की कोशिश करनी है। बातें यहां तक स्पष्ट हुई। रेस चीजों को मुझे लग रहा है लगभग हमने लगभग चीजें डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, एक पहलू और बाकी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ बताइए। एक्चुअली अगर आप जाकर के देखें, थ्योरी ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन की संकल्पना क्या कहती है? नहीं? जब मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे, ठीक है, अच्छा किया ये पूछा। अब अगर आप जाकर के देखें तो जो मल्टीनेशनल एम्पायर थे, डायनेस्टिक एम्पायर थे, वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? वे कंजर्वेटिव फोर्सेज को रिप्रेजेंट करते थे,
रूढ़िवादी शक्तियों को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। और उस मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर में अगर आप जाकर के देखें, चूंकि मल्टीनेशनलिटी थी, तो कोई एक नेशनलिटी होगी जो डोमिनेंट पोजीशन में होगी, अदर नेशनलिटी सब्जुगेटेड पोजीशन में होगी, नहीं। तो नेशनलिज्म ने क्या किया? तो नेशनलिज्म ने जो है वो उनको मोबिलाइज होने का मौका दिया, हर नेशनलिटी के लोगों को, और उनको लगा कि हमें अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वी मस्ट हैव फ्रीडम टू डिटरमाइन आवर फ्यूचर, टू डिटरमाइन आवर डेस्टिनी। नहीं, हम पर शासन कौन करेगा, हमारी शासन व्यवस्था कैसी होगी, इसके निर्णय का अधिकार क्या हो, किसके पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता, जो मल्टीनेशनल अंपायर्स थे और धीरे धीरे जो नेशनलिज्म इमर्ज कर रहा है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में होते। तो इस कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में जो वो वेरियस नेशनल कम्युनिटी है, वेरियस नेशनलिटी है, वो किसकी मांग करेगी? वो मांग करेगी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करेगी। ठीक है। और आत्मनिर्णय के अधिकार के जरिए जो है नेशनलिटी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। यहां तक बातें समझी। लेकिन अब सवाल यह उठता कि ये जो नेशनल डिटर्मिनेशन की थ्योरी है, या राइट्स ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन जो है, क्या यह प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में समर्थ है? प्रश्न यह है। अगर आप जाकर के देखें, और इसको बाहर बाद में जाइएगा, पहले घर में समझिए। घर में समझना आसान है। अगर आप जाकर के देखें तो पहली बार, मतलब अगर आप देखें तो अंग्रेज ने इंडिया के कंटेक्स्ट में नेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को, नेशन, नेशनलिटी और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को उठाया नहीं। और अगर देखें तो ब्रिटिश प्रोवोकेशन पर ही सर सैयद अहमद खां, कांग्रेस की स्थापना के बाद उनके, आप कह लें, अप्रोचेज में चेंज आता, और उनका मानना है उस फेज में कि हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं और उनका एक साथ रहना संभव नहीं है, उनका को एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो यही चीज़ें टू नेशन थ्योरी का आधार तैयार करती हैं, आगे कई चरणों से गुजर करके। नहीं, हिंदू महासभा, हिंदू और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ता, मुस्लिम लीग मुस्लिम पृथक मुस्लिम राष्ट्र की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ता। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो 1936-37 में वीर सावरकर की अध्यक्षता में इस टू नेशन थ्योरी को इंडोर्स हिंदू महासभा के द्वारा किया गया, और 40 में लाहौर प्रपोजल के जरिए मुस्लिम लीग ने इसे इंडोर्स किया। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो लास्टली अगर आप जाकर के देखें तो 1947 में जो है इसी नेशनल डिटर्मिनेशन की थ्योरी के तहत ना पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना होती है पाकिस्तान के रूप में। तो कायदे से अगर आप जाकर के देखें तो इस प्रश्न का समाधान तो हो जाना चाहिए था, क्लोज चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन यह हुआ। अगर आप जाकर के देखें
नहीं, तो ये जो राइट ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन है, इसने सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया। नेशनलिटी के आधार पर सेपरेट नेशन का गठन जो है, फॉर्मेशन जो है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी देखेंगे कहीं पर भी चले जाए माइनॉरिटी एग्जिस्ट करेंगे, और कितना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है कितनी बार आप लागू करेंगे। अगर वही चीजें होती तो क्या पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित होता? बतलाइए। जिस बैकग्राउंड पे हुआ और दोनों सेम बैकग्राउंड, रिलीजियस ग्राउंड पर जो हुआ, ठीक है, नहीं, बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो वहां के नेशनलिज्म के भी कंट्राडिक्शन इमर्ज करके आते और पृथक बांग्लादेश का गठन होता। वो भी समस्या का समाधान कर पाया क्या? हिंदू माइनॉरिटीज की बांग्लादेश में क्या दशा है? 1971 में जब पृथक बांग्लादेश का गठन होता है, उस समय हिंदू माइनॉरिटी के क्या पॉपुलेशन थे और आज कितने हैं? पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस समय हिंदू माइनॉरिटी की वहाँ क्या स्थिति थी, आज कितनी है? सिख माइनॉरिटी की क्या स्थिति थी, आज कितनी है? मेरी बातें समझ रहे हैं यानी? या इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देखें समस्या का समाधान हुआ? नहीं, आज यहां पर भी देखें, नहीं, लिट्टे के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था? लिट्टे जिस बृहत्तर तमिल इलम की बात करता था उसमें भारत का तमिलनाडु वाला इलाका भी शामिल था। तो उसने तमिल नेशनलिज्म को जो प्रमोट करने की कोशिश की, वह तमिल नेशनलिज्म इंडिया की नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए चैलेंज के रूप में इमर्ज करती, और अल्टीमेटली उसकी कीमत हमने किस रूप में चुकाई? अपने देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बलि देकर उसकी कीमत हमने चुकाई। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, पृथक खालिस्तान की मांग, क्या आपको नहीं लगता जो है, जो सिखों में अलगाववाद है, सिखों में जो पृथकतावाद है, यह उसको रिप्रेजेंट करता? और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो वो बेसिक आइडिया ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वह उसको चैलेंज करता है। राज करेगा खालसा, नहीं, और अल्टीमेटली जाकर के देखें तो हमने वहां पर भी कीमत किस रूप में चुकाई? अपनी एक प्रधानमंत्री की बलि देकर उसकी कीमत चुकाई। मेरी बातें समझ रहे हैं यानी? तो इसका मतलब यह है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वह प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो कहिएगा परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो एक प्रश्न ये लिख लें, ठीक है? एक ये चीज लिख लें कि ये किस प्रकार की समस्या को जन्म दे रहा है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और दूसरा इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। एक इस पहलू पर अब नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगा। दूसरा जो कंटेक्स्ट है, वो नेशनलिज्म को लेकर जो लिबरल्स के अप्रोच हैं और जो कंजर्वेटिव के अप्रोच हैं। ठीक है, इन दो चीजों के कंटेक्स्ट में मैं चर्चा करूंगा, और एक प्रश्न उठाया था फ्रांस को लेकर के, इस प्रश्न को भी वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज सजेस्ट करूंगा, एक और चैप्टर पढ़ के आए नेक्स्ट क्लास के पहले। मैं ये मान करके चलूं कि पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी से नेशनलिज्म पढ़ चुके हैं, नागरिकता के सब सेक्शन को पढ़ चुके हैं, एक धर्मनिरपेक्षता वाले चैप्टर को पढ़ के आइएगा। ठीक है,
धर्मनिरपेक्षता वाले चैप्टर को जरूर पढ़ करके आइएगा यहाँ से भी। और एनसीईआरटी वाली वो बुक जो है, क्या नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसमें भारतीय संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है ना, तो उसमें एक सेक्शन फिलॉसफी में अल्पसंख्यक वाला भी है और धर्मनिरपेक्षता वाला, इन दोनों को देख के आइएगा तो मैं इसको, ताकि एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप कर सके। ठीक है, तो आज यहीं पर मैं रोकूंगा, कल ऑफ कर देता हूं। क्या रहने दीजिए, एक आपसे थोड़े होगा क्या निधि, क्या रहने दें क्लास? पक्का ऑनलाइन वाले रेस्पॉन्ड करें, हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखें ना, मतलब उन लोगों के जो है ना एस्पिरेशंस पर लात ना मारें जिन्होंने आज रात से लेकर के कल रात तक के बहुत सपने सजा के रखे हैं। जानता हूं ना, समझे, तो कम से कम उनके लिए क्या मन, अरे आजकल तुम्हारा मित्र नहीं दिख रहा है, मतलब यार, मतलब ऐसा इंटरव्यू लेने का क्या फायदा, फिर उसको तलाशो एक इंटरव्यू के लिए, समझे। बोलो नए साल पर हम लोग फिर नए सिरे से प्लान करते हैं, समझे, तलाशो। चलिए, थैंक यू, परसों मिलते हैं।